आप देख रहे हैं एंड्रॉइड डिजिटल क्लासेस। आपको बता दें कि जो सीयूटी बीकॉम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके डोमेन में बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट है, ऐसे कौन कौन से टॉपिक है, ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको इस बार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। क्योंकि हर एक अकाउंटेंसी में जैसे एनपीओ हट गया है, इकोनॉमिक्स में जो इंडियन इकोनॉमिक्स था वो पूरा का पूरा हटा दिया गया, उसी तरीके से बिजनेस स्टडी में सभी कुछ चैप्टर तो नहीं हटाएगा, बस फाइनेंशियल मार्केट एक चैप्टर हटा दिया गया है, बाकी सारी चीजें वही है। कुछ पॉइंट जो होंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे तो ध्यान रखना होगा। तो यह जो वीडियो होगा सीयूटी बीकॉम या बीबीए के जो बच्चे होंगे जो बीएसटी डोमेन सब्जेक्ट लिए होंगे, उनको डिटेल सब्जेक्ट में क्या क्या डिटेल टॉपिक बिजनेस स्टडी के डिटेल टॉपिक में डिटेल चैप्टर में क्या क्या आपको देखना है, यहाँ हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। और इसका जो पीडीएफ होगा, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारा जो टेलीग्राम चैनल होगा या फिर एंड्रॉइड डिजिटल क्लासेस ऐप होगा उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आपको ये पीडीएफ फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। चाहे हमारा आप कोर्स लीजिए या ना लीजिए, आपको सिलेबस आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बता रहा है जो आपका पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, है ना। अब ये अकाउंटेंट्स जब आप क्लास 12th में होते हो तो जितना इंपॉर्टेंस आपका वेटेज है अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स का, उतना ही इंपॉर्टेंस आपका बिजनेस स्टडी का भी होता है। तो पहला चैप्टर आपका है जो अब सबसे अच्छी बात सीयूटी की ये होती है कि वो जो आप जस्ट लेटेस्ट जो 12th एग्जाम प्रिपरेशन करके 12th का बोर्ड आप दिए हो, सेम वही सिलेबस होते हैं। 90% सिलेबस वही होते हैं, 10% कुछ टॉपिक इधर उधर होते हैं, अदरवाइज आपका 90% टॉपिक वही रहता है। ठीक है, तो ये अच्छी बात होती है इसमें आपको। हाँ, बस वहां पे आप थोड़ा डिटेल में पढ़े रहते हो, यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखे किस तरीके से क्वेश्चन करना, उस पर फोकस करना होता है, एफिशिएंसी पे ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी, है ना, जो भी पर्सनल ऑर्गेनाइजेशनल सोशल ऑब्जेक्टिव जो होता है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है या डेवलपिंग प्रोफेशन है, क्या है उसके बारे में आपको जानना होता है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडल एंड सुपरवाइजरी या फिर लोअर लेवल जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, फंक्शनल लेवल जिसको। अब नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट फंक्शन। मैनेजमेंट फंक्शन आपको ये शॉर्टकट हम ट्रिक बता रहे हैं किस तरीके से आपको याद करना होता है। पोज्ड सी हम लोग बोलते हैं ना, पोज्ड सी। पोज्ड सी का मतलब क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग होता है। ठीक है ना, तो इनका एक चैप्टर है, अलग अलग चैप्टर, इनको डिटेल में पढ़ना है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन दो अलग अलग वर्ड होते हैं। कोऑपरेशन विद इन ग्रुप में हम जो एक दूसरे का म्यूचुअल हेल्प करते हैं उसको हम लोग कोऑपरेशन बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में कैसा उनका कॉम्बिनेशन है, उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, नेक्स्ट चैप्टर है, और उस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक ध्यान में रखना है और अच्छे से पढ़ के जाना है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जो साइंटिफिक प्रिंसिपल के फादर जिसको हम लोग एफ.डब्ल्यू. टेलर बोलते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल के फादर एफ.डब्ल्यू. टेलर को बोला जाता है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल के मैनेजमेंट के फादर बोलते हैं वो हेनरी फेयोल थे। ठीक है ना, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फेयोल का जो 14 प्रिंसिपल है वो आपको ध्यान में रखना है, उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस जो इसका इंपॉर्टेंस है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, टेलर का जो हम लोग पढ़ेंगे, जो उन्होंने 2 पार्ट दिया था, फंक्शनल, फोरमैनशिप, उसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपका है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, तो और आपको बता दें भी लास्ट एंड में हम आपको बताएंगे किस तरीके से हम लोग प्रिपरेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन जो हमारी बुक है किस तरीके के बुक डिजाइन किया गया, उसके बारे में हम आपको लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर आपका है बिजनेस इन्वायरमेंट। कुछ यूट्यूबर ने बोला था कि बिजनेस इन्वायरमेंट का टॉपिक हट चुका है, तो आपको उस अफवाहों से बच के रहना है। एंड्रॉइड कॉमर्स पे जो भी वीडियो आपको जाएगा, चाहे वो इन्फॉर्मेशन का वीडियो हो, चाहे वो टीचिंग क्लासेस की वीडियो हो, वही वीडियो हम लोग थोड़ा लेट बनाते हैं, थोड़ा टाइम से देते हैं। हो सकता है कि आपको तुरंत हम व्यू के लिए, नहीं कि हम कुछ भी डाल देते हैं, हम वही इन्फॉर्मेशन वही लेक्चर आपको यूट्यूब पे अपलोड करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट आज के समय में क्या हो गया कि स्क्रीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। स्क्रीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि हम अपना जो हमारा बिजनेस है उसको किस तरीके से ग्रोथ करें, इसके लिए जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं कि टेक्नोलॉजी में जो चेंज हो गया या फिर जो हमारे कंपटीटर किस तरीके की स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं, उसको हमें ध्यान में रखना होता है। इट मींस पहले इन्वायरमेंट को उतना इंपैक्ट नहीं था, बट आज के समय में क्या है कि जब हमें आगे ग्रोथ करना होगा तो इन्वायरमेंट के ध्यान में रखते हुए ही हम आगे ग्रोथ कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट में किस तरीके की ट्रेंड चल रही है,
किस तरीके की चीजें बहुत रैपिडली चेंज हो गई हैं, हम उस रैपिडली चेंज को कितनी जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं अपने फंक्शन, अपने बिजनेस में उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, उतना तेजी से हम अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। इन्वायरमेंट में दो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। एक्सटर्नल में दो होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो में आपका पेस्टल एनालिसिस होता है जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल, है ना, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल चेंजेस। ये जो पेस्टल होता है इससे रिलेटेड, ये इकोनॉमिक्स के सॉरी इन्वायरमेंट के एक्सटर्नल पार्ट में आते हैं। किस में आते हैं? एक्सटर्नल में आते हैं। जैसे हम शॉर्ट एनालिसिस पढ़ते हैं तो आपका स्ट्रेंथ वीकनेस जो होता है वो इंटरनल होता है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो होता है एक्सटर्नल होता है। तो इनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका है प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग में आपका अब कोई भी, अब ये प्लानिंग में बेसिकली क्या है कि जो आपके टाइप्स ऑफ प्लान नहीं है, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट, प्रोग्राम, सेम क्वेश्चन तो आपका इससे पूछ देगा कि इसमें कौन सा प्लान का पार्ट नहीं होगा। इट मींस तीन इसका नाम दे देगा, एक कोई और नाम दे देगा जिससे आपको पहचानना होगा। तो ये इतना जो टॉपिक है ना इसको ही पढ़ लीजिए, इससे एक क्वेश्चन बेसिक वाला इसी से आते हैं, ठीक है। प्लानिंग क्या होता है? कोई भी काम करने से पहले उसका जो पूरा फ्यूचर का एस्टिमेशन होता है उसको हम लोग प्लानिंग बोलते हैं। अब डिटेल में इससे रिलेटेड कि प्लानिंग के फीचर्स क्या होते हैं, प्लानिंग के टाइप्स कितने होते हैं, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या होंगे, लिमिटेशन क्या होंगे, प्लानिंग का क्या प्रोसेस होता है, इससे रिलेटेड सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? मैन मटेरियल मशीन का सही कॉम्बिनेशन। मैन मटेरियल मशीन का सही कॉम्बिनेशन कहने का मतलब यह है कि इसमें हम लोग यह देखते हैं कि अगर हमारे पास मैन है और मटेरियल, उनका सही कॉम्बिनेशन हम ना दे, है ना, कौन सा मटेरियल किस समय रिक्वायरमेंट, अगर वो चीजें ना मिले तो हमें क्या होगा कि हम ऑर्गेनाइजेशन में वो काम अच्छे से कर नहीं पाएंगे और हम पीछे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजिंग में सही सुटेबल कॉम्बिनेशन किसका किसका होना चाहिए ये बताता है, ठीक है। तो मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टेप इन द प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना, जैसे लाइन स्ट्रक्चर है ना, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है ना, फंक्शनल डिविजनल स्ट्रक्चर है ना, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? अपने पावर का ट्रांसफर, है ना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जैसे प्रिंसिपल जब कॉलेज या स्कूल में नहीं होते हैं तो जो वाइस प्रिंसिपल होते हैं उनको चार्ज मिल जाता है कि आप अपने आप अगर उस समय वो जो साइन कर देंगे एज ए प्रिंसिपल उनको भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो डेलीगेशन का मतलब होता है कि पावर का ट्रांसफर, ठीक है, कि हम नहीं रहेंगे और आप भी साइन कर देंगे तो भी वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी डिसीजन हो, अगर एक ही पर्सन ले रहा है सब कुछ, है ना, मतलब आपका लोअर लेवल से लेकर टॉप लेवल तक का एक ही पर्सन सब कुछ डिसीजन लिया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और जब हम क्या करते हैं कि अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं, जैसे क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए, फिर स्टेट गवर्नमेंट हो गए, फिर स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग मिनिस्टर हो गए, फिर मिनिस्टर के अंदर अलग अलग सब मिनिस्टर हैं, तो इस तरीके से उन्होंने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अब डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है ये आपको इससे रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कि डेलीगेशन और डेलीगेशन में क्या होता है? पावर का ट्रांसफर होता है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि वर्क का डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। स्टाफिंग क्या होता है इसके बारे में? स्टाफिंग में क्या होता है कि जो किस जॉब के लिए कौन सा स्किल, कौन सा एक तरीके से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर कौन से जॉब के लिए कौन सा सुटेबल पर्सन होगा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जॉब स्पेसिफिकेशन के जरिए, जॉब एनालिसिस के जरिए हम लोग देखते हैं कि कौन से काम के लिए कौन से पर्सन सुटेबल होंगे और कौन किस स्किल का रिक्वायरमेंट होगा। ये स्टाफिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन और इंडक्शन का प्रोग्राम हम लोग रखते हैं, जिसमें रिक्रूटमेंट में क्या होता है, लोगों को लगता है कि रिक्रूटमेंट का मतलब कि लोगों को हायर कर लेना, नहीं। रिक्रूटमेंट का बस काम इतना ही होता है कि फॉर्म को निकालना और फॉर्म का अप्लाई आ गया उसका उस फॉर्म को बस चेक कर लेना कि वो सही है कि नहीं, इतना काम होता है रिक्रूटमेंट का। उसके बाद का जो काम होता है एग्जाम को कंडक्ट कराना, है ना, तो वो काम होता है सिलेक्शन का। बेसिकली जो लोगों के माइंड में है कि रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि पूरा सिलेक्ट कर लिया, नहीं। रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि कितनी पोस्ट के लिए कितने लोगों का रिक्वायरमेंट होगा, वो वैकेंसी निकाल देना, बस इतना ही काम होता है रिक्रूटमेंट का। फॉर्म आया उसकी छटैया वगैरह कर देना, उसके बाद का एग्जाम कंडक्ट कराना, फिर इंटरव्यू वगैरह लेना, वो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपसे आपके एग्जाम में
पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, और स्टाफिंग के क्या स्टेप होते हैं, क्या प्रोसेस होते हैं, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पहले क्या होता था कि इंसानों को एज ए मशीन समझा जाता था, बट आज के समय में यह माना जाता है कि इंसान के अंदर इमोशन भी है ना, वो काम अगर उस मेंटली डिस्टर्ब होगा तो काम सही से नहीं कर पाएगा, तो इन सारे पॉइंट को भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। ट्रेनिंग डेवलपमेंट और एक इंडक्शन का प्रोग्राम होता है कि जब पहली बार इंप्लॉय आते हैं, ठीक है ना, तो इंडक्शन के जरिए सभी से इंट्रोडक्शन कराया जाता है कि हाँ, और उसके बाद ट्रेनिंग के अलग अलग मेथड्स होते हैं, जॉब ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब मेथड, है ना, कि होता नहीं कि जैसे आपको कार सिखाया जाना कि कार में क्लच होते हैं, गियर होते हैं, इस तरीके से ऐसे बता देना ओरली, ठीक है। और एक क्या होता है कि आपको कार में बैठा के बताया जाता है कि इस तरीके से आप चलाएंगे, ठीक है ना। तो ये ट्रेनिंग के अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग मेथड्स होते हैं। नेक्स्ट आपका डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या होता है कि जैसे आपको काम सब कुछ दे दिया, सब कुछ बता के, जैसे आपको पता है कि हम पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे और इंट्रेंस अगर क्वालिफाई कर लेते हैं, एसआरसीसी जैसी यूनिवर्सिटी में अगर हम चले जाते हैं तो हमारा क्या होगा कि करियर बन जाए, ये हमें पता है, बट हम पढ़ते नहीं रहे। आपको टाइम टू टाइम कोई मोटिवेट करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए पर्सन चाहिए होता है, जिससे आपको पिंच करता रहे, मतलब पॉजिटिव वे में, जैसे आप क्या करें कि आगे हमेशा टाइम टू टाइम अपना स्ट्रेटजी, अपनी प्लानिंग और क्या इन्वायरमेंट में चल रहा है, कितना तेजी से क्या रैपिडली चेंज हो रहे हैं, उसको आप एडॉप्ट करके अपने अंदर एडॉप्ट करने के बाद उसको उसी के हिसाब से फॉलो करना, जिससे कि आप आगे अपने एम को अचीव कर पाए। तो डायरेक्टिंग में क्या होता है कि काम तो सबको पता है कि हम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, बट एक्चुअल में सही काम को कब करना चाहिए, इसके लिए डायरेक्टर जो होते हैं, मैनेजर जो होते हैं, आपको टाइम टू टाइम डायरेक्ट करते रहते हैं। तो एलिमेंट ऑफ डायरेक्टर सुपरविजन, है ना, मतलब जो सुपरवाइजर होते हैं कि आपको लगता नहीं कि अरे सुपरवाइजर क्या होता है, बस खड़े होकर देखता ही तो रहता है, नहीं, उसका भी वो खड़े होने के लिए बहुत पहले अच्छे से मेहनत किया है, तब जाके आज वो नॉर्मल बैठ के भी ऐसे आपको लगता है कि बस वो कैमरे में देख ले रहा है और आपको लगता है उसको बहुत सैलरी हमसे ज़्यादा मिल रहा है, उसके लिए उन्होंने पहले पढ़ाई किया है, ठीक है। मोटिवेशन के अलग अलग थियरी जो होते हैं, जैसे मैस्लो की 5 टाइप्स के, है ना, अलग बेसिक नीड्स ऐसे करके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक हम लोग जाते हैं। और हम लोग मोटिवेशन फाइनेंशियल तरीके देते हैं और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल मतलब कि सैलरी के अलावा जो एक्स्ट्रा मॉनेटरी बेनिफिट देंगे। नॉन इंसेंटिव जैसे बेस्ट इंप्लॉय का अवार्ड दे देना, है ना, या फिर उन्हें कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर देना, ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होते हैं। लीडर क्या होते हैं, लीडरशिप की क्वालिटी क्या होती है, लीडरशिप की जो थियरी है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन जैसे आपका फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होते हैं, इफेक्टिव बैरियर मतलब होता है कि कम्युनिकेशन में जब हम करते हैं तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट होते हैं जिससे हमारी कम्युनिकेशन, मतलब हमारी बात अगले पार्टी तक नहीं पहुंच पा रही है, तो उसको हम लोग बैरियर बोलते हैं। तो बैरियर जैसे सिमेंटिक बैरियर, इन सिंपल वर्ड कि हम आपको हिंदी और इंग्लिश मिक्स पढ़ा रहे हैं, बट आप समझने वाले हैं बांग्ला है या फिर तमिल समझ रहे हैं, अब हमारा लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा, तो ये क्या होता है, सिमेंटिक बैरियर इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है कंट्रोलिंग। इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कंट्रोलिंग का जो टॉपिक है इससे रिलेटेड आपका कंट्रोलिंग, सबसे पहले क्या होता है, कंट्रोलिंग से हम लोग क्या करते हैं कि एक्चुअल में जो हमारा कॉस्ट हमने जो एस्टिमेट किया था उसके अकॉर्डिंगली हमारा काम हुआ है या नहीं हुआ है। अगर जैसे हमने सपोज किया कि 10 लाख का हमने बजट बनाया और हमारा काम हो गया 9,50,000 में, इट मीन हम सही। अब ये ध्यान रखना होगा कि 9,50,000 में हमने बजट, तो हमारे बजट के अंडर ही काम हो गया, क्या हमने जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया था स्टैंडर्ड के हिसाब से काम हुआ कि नहीं, ये भी ध्यान रखा जाता है कंट्रोलिंग में, ठीक है। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग का क्या रिलेशनशिप होता है, किस तरीके से हम लोग कंट्रोल करते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, इससे रिलेटेड सारे टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपका बी पार्ट स्टार्ट होता है बिजनेस फिनांस का। बिजनेस फिनांस में बेसिकली बिजनेस फिनांस को क्या बोला जाता है, लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, है ना, मतलब जैसे बॉडी होता है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, उसी तरीके से बिजनेस में मनी का सर्कुलेशन, मोबिलाइजेशन होते रहने चाहिए, जिससे कि सारे लोगों को ना, कंज्यूमर को, बिजनेसमैन को, गवर्नमेंट को मनी है ना उनके पास आता है, फिर सर्कुलेट होता है। आप पैसा रख लोगे तो सर्कुलेट होगा ही नहीं, तो मंदी आ जाएगा, ठीक है ना। तो बिजनेस फाइनेंस में अब जैसे प्राइवेट फाइनेंस क्या होते हैं, बिजनेस फाइनेंस क्या होते हैं, पब्लिक फाइनेंस क्या होते हैं, इसमें आपको चीजें बताई जाती हैं। जो 3 मेजर फंक्शन होते हैं IFD, है ना, इट मींस इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब ये होता है कोई अगर आपको पैसा दिया है तो आप ऐसे जगह पैसे लगाओगे जिससे आपको ज्यादा प्रॉफिट हो, और सपोज करते हैं कि हमने आपको 10 लाख रुपए दिया
और 10% पे, तो एक साल में आपको 1 लाख हमें इंटरेस्ट आप पेड करोगे, ठीक है। बट आप उस 10 लाख को ऐसे जगह पे लगाओगे कि मिलने वाला इंटरेस्ट 1 लाख से ज्यादा होगा। अगर आप 10 लाख रुपए लगा के मिलने वाला इंटरेस्ट 1 लाख से कम होगा तो आप तो उल्टा घाटे में रहोगे, आप तो हमारा ही पैसा नहीं दे पाओगे। तो हम 1 लाख से ज्यादा अर्न करेंगे तब हमारा भी दे पाओगे और आपको भी बेनिफिट होगा। तो बिजनेस फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है कि पैसे कहां कहां से हम अरेंज कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, है ना। डिविडेंड डिसीजन में ये होता है कि हमारा जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का पूरा पार्ट हम बांट दे लोगों को या फिर कुछ पार्ट रखे रिटेन करके फिर से री इन्वेस्ट करें, तो इसको हम लोग डिविडेंड डिसीजन में समझते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब होता है कि लोन और कैपिटल का कॉम्बिनेशन, कि कितना लोन हमारा पैसा होना चाहिए, कितना इक्विटी से पैसा होना चाहिए, कितना शेयर कैपिटल से होना चाहिए पैसा, है ना, प्रेफरेंस शेयर कितना होना चाहिए, कितना इक्विटी से होना चाहिए। इसका जो मिक्सचर का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या हम पूरा पैसा फिक्स में लगा दे कि पूरा पैसा वर्किंग में लगा दे, इसका क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट थर्ड टॉपिक आपका है मार्केटिंग। मार्केटिंग देखिए आज के समय में मार्केटिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि बिना मार्केटिंग कोई भी एरिया हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वहां पे अगर हम मार्केटिंग जितना बेटर तरीके से हमें मार्केटिंग करने आएगा अपने प्रोडक्ट को, उतना अच्छे तरीके से हम सेल कर पाएंगे। कोई भी एरिया हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप एजुकेशन सेक्टर में हो, किसी भी एरिया में हो, मार्केटिंग आज के समय में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग और मार्केट, बेसिकली मार्केट एक प्लेस होता है जहां पे बायर और सेलर कलेक्ट होते हैं। मार्केटिंग सेलिंग से पहले स्टार्ट होता है और आफ्टर सेल सर्विसेज तक चलता रहता है। इट मींस रिसर्च करना कि कैसे प्रोडक्ट को बनाना है, क्या करना है, वो भी मार्केटिंग का ही पार्ट होता है, ठीक है ना। तो मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। मार्केटिंग मिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं प्रोडक्ट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन एंड प्राइस, ये सारी चीजें आपको जो 4 P's हम लोग नाम देते हैं, मैकार्थी ने जो दिया था, इससे रिलेटेड की प्राइस कैसा होना चाहिए, प्रमोशन किस तरीके से हम करें, है ना, एडवर्टीजमेंट किस तरीके से करें। अब एडवर्टीजमेंट और आपका कितना बेटर होगा उतना आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल होगा, ठीक है ना। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इट मींस हम प्रोडक्ट को डायरेक्ट कंज्यूमर तक दे रहे हैं या फिर मिडिल में कोई पर्सन आ रहा है, होलसेलर, रिटेलर भी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो अलग अलग होते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ब्रांडिंग, लेबलिंग किस तरीके का होता है, पैकेजिंग का क्या इंपैक्ट होता है ना प्रोडक्ट पे, ये सारी चीजें आपको इसमें समझाई जाती है। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में बेसिकली क्या होता है, 1986 की बात की गई, उसके बाद 2019 भी अभी आया, है ना। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या हुआ कि जो भी कंज्यूमर होते थे उनके सुनवाई के लिए गवर्नमेंट ने कुछ सिस्टम बनाया, ठीक है ना, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर प्रॉब्लम होगी तो कहाँ पे जाएंगे, स्टेट लेवल पे प्रॉब्लम होगी तो कहाँ पे जाएंगे, है ना, नेशनल लेवल पे मतलब कैसा अमाउंट रहेगा, उस अमाउंट के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा आप किस कंज्यूमर फोरम में जाएंगे, ठीक है ना। तो जो नया जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, इस वजह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाने का ना, बायर, है ना, केवेट इम्पोर्टर, है ना, वेंडर इंपोर्टर जो होते हैं उसका क्या मतलब होता है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो एनजीओ होते हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है एक सोसाइटी में, है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, वो किस तरीके से इफेक्टिव है, कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज वेल एज कंज्यूमर के राइट क्या है ना, इनसे रिलेटेड सारे पॉइंट इसमें डिस्कशन किए जाते हैं। लास्ट टॉपिक है आपका, है ना, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इंटरप्रेन्योरशिप में आज के समय में विमेन इंटरप्रेन्योरशिप की बात की जा रही है, तो किस तरीके से विमेन आगे बढ़ रही हैं, किस तरीके से उनको गवर्नमेंट नए नए स्कीम दे रही है, इसके बारे में आज बात की जा रही है। साथ में इंटरप्रेन्योरशिप, अगर हमारे पास कैपिटल है बट हमारे पास रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है तो हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इंटरप्रेन्योरशिप की जब भी बात आए आपको ध्यान में रखना होगा इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, ठीक है ना, इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। अगर आपके अंदर इनोवेशन, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है तो आप कोई भी काम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरप्रेन्योरशिप में गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन से नया एसएमएमई, है ना, उसमें कौन कौन सी स्कीम लाई हैं, वो क्या इफेक्टिव होते हैं, है ना, स्टार्टअप क्या होते हैं, ये सारी चीजें इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं ना। इंटरप्रेन्योरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉम्पिटेंसी, प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज, एटीट्यूड, मोटिवेशन, ये इससे रिलेटेड टॉपिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो बात सिलेबस की हो गई। अगर आप सीयूटी, बीकॉम, एसआरसीसी
या दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर आपका जो ड्रीम यूनिवर्सिटी आपने चूज किया है, अगर उसको आप अचीव करना चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं, तो एंड्रॉइड डिजिटल क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जिससे क्या होगा, वहां पे हम लोग ऑनलाइन बहुत सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड करते हैं। मतलब पेड भी कोर्सेस हमारे हैं, बट हम लोग जैसे सिलेबस हो गया, चार्ट बुक हो गया, है ना, और बहुत सारे ऐसे जो इंपॉर्टेंट कुछ टेस्ट सीरीज हो गया, हम लोग फ्री प्रोवाइड कर। अगर हमारा कोर्स परचेस करते हैं तो भी आपको, अदरवाइज 27 मार्च से ऑफलाइन हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है एंड्रॉइड कॉमर्स दुर्गा कुंड वाराणसी में, है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, और हमारे जो सोशल मीडिया आप उससे हमसे जुड़ जाइए, जहां पे हम लोग सीयूटी से रिलेटेड सारे अपडेट प्रोवाइड करते हैं। सीयूटी से रिलेटेड सभी कंटेंट, स्पेशली बीकॉम के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बेटर तरीके से कंटेंट, और जो इस बार का हम लोग का बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी की बुक है, आपको बता दें एसआरसीसी के जो टॉपर हैं उनके द्वारा प्रिपेयर किया गया है। तो आपके सपनों को साकार करने के लिए एंड्रॉइड कॉमर्स हमेशा अग्रसर रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू सो मच।